नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर रमाकांत आप सभी छात्रों का अपने इस चैनल द केमिस्ट्री विद डॉक्टर रमाकांत में स्वागत करता हूं। छात्रों, आज हम इस लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है, ये कितने प्रकार का होता है और जो आपके पाठ्यक्रम में है वो फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। इसको अच्छे से समझेंगे, हर स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ एडजॉर्प्शन के एप्लीकेशन तथा फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द एडजॉर्प्शन, इन सब चीजों को आज इस लेक्चर में हम कंसंट्रेट करेंगे। तो चलिए छात्रों, शुरुआत करते हैं। पहले डिस्कशन करते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या और ये कितने प्रकार का होता है। तो हम बात कर लेते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। पहले बात करते हैं कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है क्या। एडजॉर्प्शन माने अधिशोषण, आइसोथर्म, आइसो माने होता है कांस्टेंट, थर्म माने होता है थर्मल एनर्जी पर, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, इसलिए कह सकते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर एडजॉर्प्शन। और ये रिलेट किससे करता है, जब कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा तो निश्चित तौर पर ये प्रेशर से प्रभावित होगा। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है क्या, क्या होता है फिर, अर्थात यह एक रिलेशनशिप है बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्बेंट एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो क्या एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, स्थिरता पर किसी गैस की अवशोषण की मात्रा का उसके दाब के साथ एक संबंध है, जिसे हम एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप बिटवीन क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ गए स्टूडेंट, यानी रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स या एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो आपने समझ लिया, ये मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। कौन, पहला फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आइसोथर्म। दूसरा लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, तीसरा बीईटी, इसका मतलब क्या है, यह है ब्रेनोर इमिट टेलर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फोर्थ क्या है, डुबिनिन रेडुस केविच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। और फिफ्थ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कौन है, टेम्किन एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये 5 प्रकार के एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है मुख्यतः, किंतु आपके इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में सिर्फ फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है।
जिसे हम अच्छे से समझेंगे छात्रों। तो चलिए इसे मिटाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है और इसके विभिन्न स्थितियों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। बने रहिए मेरे लेक्चर में छात्रों। लेट्स डिस्कस फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो साइंटिस्ट फ्रेंडलिक ने अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पर निष्कर्ष निकाला जिसे फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। और ये है क्या? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट एंड प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अर्थात निश्चित ताप पर 1 ग्राम एडजॉर्बेंट द्वारा अधिशोषित गैस की मात्रा का दाब के बीच एक संबंध है। क्या है? इट इज अ रिलेशन, इट इज ए रिलेशनशिप बिटवीन amount of या क्वांटिटी भी लिख सकते थे, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट and pressure and at particular temperature समझ छात्रों। तो ये इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट एंड प्रेशर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अर्थात निश्चित ताप पर 1 ग्राम एडजॉर्बेंट द्वारा गैस की अधिशोषित मात्रा का दाब के साथ एक संबंध है। तो इसे किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है? अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट 2k p की पावर जहां n का मान where n मान should be greater than 1, where x क्या है? x है मास ऑफ गैस यानी एडजॉर्बेट, किसमें? ये भी ग्राम में है। और ये m क्या है? स्मॉल m जो है ये मास ऑफ एडजॉर्बेंट है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट है, ये भी ग्राम में है। प्रेशर क्या है? ये P क्या है? ये एक इक्विलिब्रियम प्रेशर है, ठीक। तो ये है प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम। जब एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए और n और k जो है, n और k ये क्या है? ये कांस्टेंट हैं और ये नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट दोनों पर निर्भर करते हैं और उसके साथ साथ ये टेम्परेचर पर भी निर्भर करते हैं। तो ये एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का एक रिलेशनशिप है। अब छात्रों अगर हम किसी गैस के लिए x/m का p के साथ अगर ग्राफ खींचते हैं तो इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है। आइए हम जरा इस पर डिस्कशन करते हैं। इस पर p ले लेते हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, और इस एक्सिस पर x/m ले लेते हैं। किसी गैस के लिए ले लेते हैं और हम कई ग्राफ ले देते हैं ताकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज के लिए लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम 200 किसी गैस के लिए 273 पर खींचते हैं तो इस तरीके से 273 केल्विन पर, तो इस तरीके से गैस, और बाद में जब एक हायर प्रेशर पहुंच जाता है तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन में पकड़ लेता है। इसी प्रकार अगर हम थोड़ा इसका टेम्परेचर और कम कर दें तो इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है और बाद में ये एक स्ट्रेट पकड़ लेता है। ये मान लीजिए जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया फ्रेंडलिक ने, उन्होंने किया 244 केल्विन पर, इस तरीके से प्राप्त हुआ।
फिर उन्होंने 195 का लिया, 195 केल्विन का। तो इस तरीके से एड्जॉर्प्शन है, इस तरीके। और इस ग्राफ से क्या स्पष्ट हो रहा है, इस कर्व से क्या स्पष्ट हो रहा है, देखिए जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब करने का अमाउंट भी क्या है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, देखिए ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब करने का अमाउंट भी बढ़ रहा है। ये सब में आप दिख रहा है। लेकिन अगर टेम्परेचर देखिए, जैसे यहाँ 273 केल्विन था, अधिक टेम्परेचर है, यहाँ 244 केल्विन है, यहाँ 195 केल्विन है। जैसे जैसे टेम्परेचर को हम कम कर रहे हैं, तो आप ये भी देख रहे होंगे कि टेम्परेचर को जैसे जैसे कम किया जा रहा है भी, तब भी एब्जॉर्ब करने की मात्रा बढ़ रही है। इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी गैस अधिकतम प्रेशर और न्यूनतम टेम्परेचर पर अधिक एब्जॉर्ब्ड होती है। किंतु ये फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्मल हाइयर प्रेशर पर कार्य नहीं करता, क्योंकि उस कंडीशन में हाइयर प्रेशर पर ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, सीधी सीधी लाइन प्राप्त हो जाएगी। अर्थात अधिकतम प्रेशर पर x/m का मान p पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात p चाहे जितना बढ़ा लोगे तब भी उससे इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उससे फ्री हो जाएगा। तो ये आइसोथर्म एक लिमिटेड प्रेशर के लिए ही कार्य करता है, अर्थात हाइयर प्रेशर पर यह एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कार्य करना बंद कर देता है। अर्थात वहां के लिए ये इसका लिमिटेड उपयोग एप्लीकेशन है, लिमिटेड रेंज के प्रेशर के लिए। समझिए छात्रों, अगर छात्रों इस एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का सत्यापन करना हो कि फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म ने जो दिया गया है वो सही है वो गलत है, तो इसके लिए हम पहले इसको लॉग रूप में लिखेंगे और फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखिए जरा, आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सत्यापन कैसे किया जा सकता है कि फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म सही है या गलत है। इसको लॉग रूप में लिख लेते हैं। तो log x/m इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। अब अगर log x/m और log p के बीच ग्राफ खींचते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन प्राप्त होनी चाहिए, वास्तव में प्राप्त होती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म सही है और उसका इंटरसेप्ट log k के बराबर होता है और स्लॉप उसका जो है 1/n के बराबर होता है। कैसे प्राप्त होता है, चलिए आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस ग्राफ को भी। x एक्सिस पर log p का मान ले लेते हैं और y एक्सिस पर log x/m का मान ले लेते हैं, log x/m का मान ले लेते हैं y एक्सिस पर। तो हम जब इसके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें इस तरीके से आगे चल करके एक सीधी लाइन प्राप्त हो जाती है। ये तो इससे स्पष्ट हो गया कि वास्तव में ये फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को फॉलो कर रहा है, इनका ये मैथमेटिकल इक्वेशन। और इसका इंटरसेप्ट जो है ये वैल्यू, ये इंटरसेप्ट है और ये किसके बराबर है, log k के बराबर है, अर्थात यह log k के बराबर है। और इसका स्लॉप, अगर प्रारंभ हम ट्राइंगल बना सकते हैं लेकिन हम उसको बनाने की कोशिश नहीं करें, हम सिंपली समझाना चाहते हैं। तो इसका स्लॉप जो है 1/n के बराबर है, इसके बराबर 1/n के। इससे यह स्पष्ट हो गया कि हाँ, ये फ्रेंडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म को फॉलो कर रही है इक्वेशन। अब इसकी 3 स्थितियां हो सकती हैं। कौन कौन सी स्थितियां हो सकती हैं उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए थोड़ा इसको पहले मिटाते हैं, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं उन 3 स्थितियों को भी। छात्रों, हम तीनों स्थितियों के बारे में बात कर लेते हैं। कौन कौन सी? एट लो प्रेशर, यानी निम्न दाब पर। निम्न दाब पर यह मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे हो जाती है? यह निम्न दाब पर मैथमेटिकल इक्वेशन x/m बराबर इक्वल टू k p की पावर 1, जहां 1/n का मान 1 के बराबर हो जाता है।
अर्थात लो प्रेशर पर गैस अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अर्थात प्रेशर के समानुपाती होगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे ही वैसे अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब करने की मात्रा भी बढ़ेगी। जैसे अगर ग्राफ यहीं पर हम पहले वाले ग्राफ की तरफ बात कर लेते हैं, x/m का प्रेशर के साथ ग्राफ है, तो देखिए इस स्थिति पर जब प्रेशर कम था यहां पर x/m के इक्वल के P के बराबर था। इस स्थिति पर जैसे जैसे प्रेशर कम था, लेकिन दूसरी स्थिति जब प्रेशर उच्चतम स्थिति पे हो, एट हाई प्रेशर, जब उच्च प्रेशर हो तो उस कंडीशन में x/, प्रेशर से पूर्णतः फ्री हो जाता है, अर्थात यहाँ पर 1/n का मान 0 हो जाता है और यह पूर्णतः फ्री हो जाता है, अर्थात ये प्रेशर पर नहीं, जिसका पावर k के बराबर हो जाता है, अर्थात x/p का मान k के बराबर हो जाता है और एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है। ये कब? जब प्रेशर उच्चतम होगा, तब ये एक स्ट्रेट लाइन सीधे प्राप्त हो जाएगी हॉरिजॉन्टल तल के, इसके हॉरिजॉन्टल प्राप्त हो जाएगी और उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, x/m बराबर k के, अर्थात कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी इस कंडीशन पर, इस स्थिति पे। लेकिन अगर प्रेशर इंटरमीडिएट है, एट इंटरमीडिएट प्रेशर यानी जब तब ये फार्मूला अप्लाई होगा जो ये ओरिजिनल है, अर्थात तब क्या हो जाएगा, x/m इक्वल टू k p की पावर 1/n। ये इस स्थिति में होगा। यहाँ पर जब इंटरमीडिएट स्थिति होगी तो k x/m बराबर k p की पावर 1/n। तो ये इस स्थिति में प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर, और ये यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये तीन स्थितियां छात्रों होंगी। इसका मतलब है कि लो प्रेशर पर यह पावर 1/n का मान 1 हो जाएगा और यह प्रेशर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान बढ़ता जाएगा। एट हाई प्रेशर, उच्च प्रेशर पर यह प्रेशर से पूर्णतः फ्री हो जाता है, अर्थात प्रेशर बढ़ाने पर इसकी वैल्यू दाब पर निर्भर नहीं करती है, इसीलिए ये आगे स्ट्रेट लाइन सीधी प्राप्त हो जाती है हॉरिजॉन्टल तल के। और एट इंटरमीडिएट प्रेशर पर यही इक्वेशन फॉलो करती है जो एंडलिक एड्सॉर्प्शन में दी गई है। छात्रों अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द एड्सॉर्प्शन, यानी अधिशोषण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अब इस पर चर्चा करते हैं और उसके पश्चात एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। छात्रों अब बात कर लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग टू द एड्सॉर्प्शन, यानी अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला तो कारक यही है छात्रों, क्या? नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट। इसका मतलब है यदि जैसे कोई गैस किसी सतह पर एड्सॉर्ब होती है तो गैस की प्रकृति क्या, यदि कोई गैस किसी सतह पर एड्सॉर्ब होती है या कोई अन्य पदार्थ भी किसी सतह पर एड्सॉर्ब होता है, तो यदि उनके एड्सॉर्बेट के अणुओं के बीच लगने वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अधिक है, स्ट्रांग है, तो वो गैस आसानी से किसी भी सतह पर या कोई भी पदार्थ किसी भी सतह पर आसानी से एड्सॉर्ब्ड हो जाएगा। और गैस के बारे में बात कर लेते हैं। गैसों का एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वह लिक्विडिफाइड नहीं होती, अर्थात उस टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर वो लिक्विडिफाइड नहीं होती। अगर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना अधिक होगा वो गैस उतनी ही आसानी से किसी भी सतह पर एड्सॉर्ब्ड हो जाएंगी। तो पहला है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट हो गया, अर्थात मेन रूप से एड्सॉर्बेट के अणुओं के बीच
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अधिक होनी चाहिए, तो वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगी सतह पर। अब नेक्स्ट फैक्टर की बात कर लेते हैं, वो है नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। इसका मतलब क्या है? नेचर पर पहले बात कर लेते हैं। अगर कोई एब्जॉर्बेंट यानी जो सतह प्रोवाइड कर रहा है, अगर वो किसी भी एब्जॉर्बेंट के साथ स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रखता है, बनाता है, तो वह उस सतह पर कोई भी एब्जॉर्बेंट आसानी से एक्युमुलेट हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहाँ पर एक्ट होते हैं बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट। ये तो नेचर की बात हो गई, अर्थात सतह पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर ज़्यादा काम कर रहे हैं किसके बीच, एब्जॉर्बेंट के बीच, तो वो आसानी से एब्जॉर्ब करने के लिए एब्जॉर्ब हो जाएगा कोई भी पदार्थ या कोई गैस। सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, अगर किसी एब्जॉर्बेंट की सरफेस एरिया जितनी ही बढ़ा दी जाएगी तो निश्चित तौर पर उतना ही अधिक पदार्थ उस पर एब्जॉर्ब्ड होगा। तो एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट। यही कारण है कि हम किसी चारकोल या किसी मेटल को हम कटलिस्ट के रूप में लेते हैं, तो उसे हम पाउडर के रूप में लेते हैं, ताकि वो सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके, अर्थात एब्जॉर्प्शन को हम बढ़ा सकें। मोस्टली हेटेरोजेनस कैटालिटिक रिएक्शंस होती है, उसमें हम मेटल्स को पाउडर फॉर्म में ही मोस्टली लेते हैं। इसी प्रकार चारकोल को भी जब हम किसी गैस एब्जॉर्ब करनी होती है तो हम उसे पाउडर के रूप में लेते हैं, ताकि अधिकतम मात्रा में हम गैस को एब्जॉर्ब करा सकें। तो सरफेस एरिया जितना ही अधिक बढ़ेगा, किसी भी एब्जॉर्बेंट का अवशोषित होने की मात्रा किसी गैस या किसी पदार्थ की उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। नेचर तो प्रभावित ही करेगा, अर्थात नेचर के मतलब फिर से हम बता रहे हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट की बढ़ता है तो निश्चित तौर पर अधिशोषण भी, एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रेशर, अर्थात दाब। ये क्या, ये किस तरह के प्रभाव का? निश्चित तौर पर एब्जॉर्प्शन दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल व केमिकल वास्तव दाब से दोनों प्रभावित होते हैं, लेकिन फिजिकल ज़्यादा प्रभावित होता है। अभी हमने एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में ही पढ़ा कि जैसे जैसे दाब बढ़ता है एब्जॉर्ब होने की मात्रा बढ़ती है, लेकिन एक लिमिटेड सीमा तक। उसके पश्चात जब अधिकतम प्रेशर हो जाता है, फिर चाहे जितना भी प्रेशर बढ़ा दो, एब्जॉर्प्शन की मात्रा नहीं बढ़ती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टेम्परेचर की। टेम्परेचर अर्थात ताप, ये क्या करता है? देखिए, एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया निश्चित तौर पर एक्सोथर्मिक होती है, अर्थात हीट रिलीज होती है। तो स्वाभाविक है जब कोई हीट रिलीज होती है तो ला सेटेलिए रूल के अनुसार अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एब्जॉर्प्शन की मात्रा कम होती जाएगी। और वही हमने एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म में भी देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा एब्जॉर्प्शन की मात्रा कम हुई, और जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ एब्जॉर्प्शन की मात्रा बढ़ी। किंतु केमिकल एब्जॉर्प्शन में थोड़ा उल्टा मामला है। वहाँ पर एक ऐसा होता है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, और केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए एक निश्चित एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। अर्थात हमको वहाँ पर ताप जब बढ़ाते हैं, जब हम उन्हें सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी दे लेते हैं, तो वो केमिकल बॉन्ड बनते हैं, जिसके परिणामस्वरूप एब्जॉर्प्शन प्रोसीड होता है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन ताप बढ़ाने पर मुख्यतः बढ़ता है, लेकिन फिजिकल एब्जॉर्प्शन ताप बढ़ाने पर घटता है। समझ गए छात्रों? तो ये मुख्यतः कारक जो है एब्जॉर्प्शन को प्रभावित करते हैं। चलिए छात्रों, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन की, कि एब्जॉर्प्शन की क्या उपयोग है, क्या अनुप्रयोग है। छात्रों, एब्जॉर्प्शन के बहुत से उपयोग हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, महत्वपूर्ण उपयोगों को इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला मान लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। प्रोडक्शन ऑफ हाई
वैक्यूम। इसका मतलब क्या है छात्रों? इसका वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम मतलब होता है निर्वात, इतने बोलते हैं। और निर्वात वह अवस्था होती है जहां पर कोई भी द्रव्य, कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट ना हो, कोई भी मैटर वहां पर ना हो। तो ऐसी स्थिति क्रिएट करने के लिए जैसे आप वैक्यूम पंप का प्रयोग करें और जिसके परिणामस्वरूप उसी गैस निकाल लें, लेकिन फिर भी कुछ गैस बच जाती है, तो उस कंडीशन में आप पाउडर चारकोल डाल दीजिए, तो आप वहाँ पर जितनी भी रिमेनिंग गैस होगी वो पूर्णतः एब्जॉर्ब हो जाएगी और इस प्रकार एक हाई वैक्यूम यानी हाई निर्वात, उच्च कोटि का निर्वात आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यानी प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम भी उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात रखते हैं मेकिंग ऑफ गैस मास्क। मेकिंग ऑफ गैस मास्क। कोरोना काल चल रहा था छात्रों, आप जानते हो, फिलहाल उसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं। ये गैस मास्क क्या होता है? जो व्यक्ति खासकर माइनिंग के क्षेत्र में काम करते हैं, जो खदानों में काम करते हैं, वहाँ पर बहुत से गैसेस होती हैं, बहुत से पार्टिकल्स निकलते हैं जो उनको फेफड़ों पे जाने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। तो वहाँ पर गैस मास्क को इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें एक्टिवेटेड चारकोल को उस मास्क में एक लेयर लगा दी जाती है और जो ये करती है कि टॉक्सिक गैसों को या टॉक्सिक मटेरियल्स को जो एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं वहाँ पर उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब वो कर लेती है, जिसके परिणामस्वरूप फेफड़ों में जो गैसेस जाती हैं मोस्टली शुद्ध या प्योर स्टेज की होती है। फुली तो नहीं होती है लेकिन काफ़ी हद तक ये उनके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसलिए गैस मास्क का प्रयोग किया जाता है ताकि टॉक्सिक गैसों को वो एब्जॉर्ब कर ले। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेट्रोजीनस कैटालिसिस में। हेट्रोजीनस कैटालिसिस में देखिए बहुत से कैटालिस्ट होते हैं। हेट्रोजीनस कैटालिस्ट मतलब होता है जिनका रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों की सेम फेज यानी सेम अवस्था नहीं होनी चाहिए। मोस्टली हेट्रोजीनस कैटालिस्ट में कैटालिस्ट सॉलिड होते हैं और रिएक्टेंट गैसेस स्टेट के या लिक्विड स्टेट के हो सकते हैं। उसमें क्या करता है, जो भी कैटालिस्ट के रूप में प्रयोग करता है, चाहे आप बहुत है आयरन प्रयोग किया जाता है, पीटी, पीडी, निकेल, बहुत से मेटल्स हैं प्रयोग किए जाते हैं हमारी केमिस्ट्री में और आप लोग काफ़ी कुछ इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ भी चुके हैं। वहाँ पर ये सभी पाउडर के फॉर्म में मोस्टली प्रयोग किए जाते हैं और यह किसी गैस या किसी भी रिएक्टेंट को अपनी सतह पे एब्जॉर्ब करता है, फिर उसमें केमिकल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर कैटालिसिस में मोस्टली कीमोसोर्प्शन प्रक्रिया होती है यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन क्रिया होती है और वो केमिकल बॉन्ड के माध्यम से कोई भी गैस या कोई भी रिएक्टेंट उसकी सतह पर एब्जॉर्ब होता है, परिणाम स्वरूप रिएक्शन प्रोसीड होती है प्रोडक्ट बनने के लिए। और इसके लिए एक निश्चित एक्टिवेशन एनर्जी की भी आवश्यकता होती है जिसे आप हीट दे करके पूरी कर लेते हैं। तो ये कैटालिसिस में भी इसका प्रयोग होता है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि सतहों पर विभिन्न रिएक्टेंट यानी गैस या कोई अन्य पदार्थों को एब्जॉर्ब करता है जिसके परिणामस्वरूप रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है और इजीली हो जाती है, ज़्यादा हायर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी। इसका मतलब क्या है, आर्द्रता को नियंत्रित करना। ह्यूमिडिटी मतलब होता है जहां पर नमी ज़्यादा बढ़ जाए, उसको नियंत्रित करने का एक ही तरीका है, आप सिलिका या एल्युमिनियम जेल ले लीजिए और उस इन्वायरमेंट में उसका उपयोग कीजिए, तो वो उस इन्वायरमेंट की मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, वहाँ के ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इन चीज़ों का उपयोग रिएक्शनों में भी प्रयोग किया जाता है ताकि मॉइस्चर बढ़ ना जाए, मॉइस्चर कहीं से आए ना। तो इस कंडीशनों के लिए भी ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहुत सी रिएक्शंस जो होती हैं वो नमी की अनुपस्थिति में होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है रिएक्शन में कॉक लगा करके, ताकि वो ह्यूमिडिटी वहाँ पर ना पहुँच पाए।
इसको कंट्रोल कर ले। तो ये सिलिका जेल व एल्युमिनियम जेल ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है, किसके कारण? एड्सॉर्प्शन के कारण। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के सेपरेशन में भी एड्सॉर्प्शन का एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है? आप अगर कोकोनट चारकोल को पाउडर फॉर्म में जहाँ पर इनर्ट गैसेस हो वहाँ पर रखिए तो काफ़ी हद तक यह इनर्ट गैसों को एब्जॉर्ब करने की प्रवृत्ति रखता है, जिसके आधार पर हम उन इनर्ट गैसों को उस माध्यम से सेपरेट कर सकते हैं जिसमें वो उपस्थित होती है। किसके माध्यम से? कोकोनट चारकोल के माध्यम से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन, या कहीं से भी लिख सकते हो, ठीक। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसके लिए मोस्टली एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। एनिमल चारकोल आप किसी भी ऐसे पदार्थ में डाल दीजिए जिसमें कलर हो, तो क्या करता है कि उस पदार्थ को कलरिंग इम्प्योरिटी जो होती है उसको अपनी सतह पर एब्जॉर्ब कर लेता है, और आप फिर उसको फिल्टर करेंगे तो आपका फिल्टर्ड कलरलेस मुख्यतः प्राप्त होता है। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, आप जो रॉ शुगर होती है वो मोस्टली रेड कलर की होती है, अगर हम उसमें एनिमल चारकोल डाल करके उसको हिलाएं कसके और उसको फिर फिल्टर कर ले तो लगभग काफ़ी हद तक उसका कलरिंग जो मटेरियल होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है एनिमल चारकोल पर, और वो फिल्टर्ड हमें कलरलेस प्राप्त हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। इधर हम कुछ पॉइंटों की बात कर लेते हैं छात्रों, 7 पॉइंट की तरफ। इन क्यूरिंग डिजीज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ जर्म्स ऐसे होते हैं अगर हम कोई ड्रग डाल दें तो ड्रग पर एब्जॉर्ब होकर के वो मर जाते हैं। बहुत सी ड्रगें ऐसी होती हैं जो बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं और उन पर बहुत से जर्म्स जो हैं एब्जॉर्ब होकर के मर जाते हैं, अर्थात यह बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए भी एब्जॉर्प्शन प्रक्रिया वहाँ पर काम करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं छात्रों, किसमें ये उपयोग किया जाता है? एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर में भी इसका एप्लीकेशन है। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये कैसे? क्योंकि जैसे सिल्वर क्लोराइड अगर किसी प्रेसिपिटेट के रूप में अभिक्रिया में क्रिएट हो रहा है और उसमें कोई रंजक डाल दिया जाए, जैसे इओसिन या फ्लोरोसिन डाल दिया जाए, तो क्या करता है कि इंड पॉइंट पर उसे एब्जॉर्ब करता है और जिसके परिणामस्वरूप इंड पॉइंट पर एक स्पेसिफिक कलर क्रिएट होता है और जिससे हम पहचान लेते हैं कि अभिक्रिया प्रोसीड हो चुकी है या अभिक्रिया कंप्लीट हो गई। तो वो किसके कारण होता है? वो कलर स्पेसिफिक ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ इओसिन या फ्लोरोसिन एट द सरफेस ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो जिसके कारण ये क्रिया होती है। तो छात्रों, इस प्रकार ये निम्न एप्लीकेशंस हैं। नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम क्रिएट करने में, मेकिंग ऑफ गैस मास्क, हेटेरोजेनस कैटालिसिस में, कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल, इन क्योरिंग डिजीज एंड एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स के रूप में इतने एप्लीकेशंस हैं मुख्यतः इसके एब्जॉर्प्शन के। छात्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर लीजिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।